GTV में मुजाहिर बल्वी आपको खुशामदीद कहता है। साल भर की शदीद मेहनत कह लें, शदीद कह लें, तगोदो कह लें, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हज़रत मौलाना फजल रहमान के गिर्द तहरीक इंसाफ समेत हुकूमती इत्तेहाद ने इतने फेरे लगाए कि और फिर आखिर में यकीनन क्रेडिट गया भी उनको कि उन्होंने ही ये बिल पास कराया। मौलाना ने ये कैसे बिल पास कराया जिसके बारे में वो कहते हैं कि इसमें से मैंने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो इस बुलेट में जो सबसे अहम तरीन जो नुकात हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में गालिबन पहली बार, जी हाँ पहली बार, सारा दिन सारी शब जो है पहले सेनेट, फिर कौमी असम्बली बैठी और फिर ये बिल पास हुआ। मेरे ख्याल है इसमें जो सबसे अहम जो चाह रहे थे कि सीनियर मोस्ट जज जो है, जिस तरह के जजिस केस में फ़ैसला हो चुका था जब सज्जाद अली शाह का मामला आया था, यानी सज्जाद अली शाह को बाईपास करके बनाया गया था। अब ये कहा गया है कि जजिस केस के फ़ैसले के बरखिलाफ़ सीनियर मोस्ट 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। यानी काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं, जो 25 तारीख़ को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे, उनके लिए इजलास होगा। उसके बाद आइनी तौर पर मंसूर अली शाह को होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लगता है, वैसे हो भी सकता है कि वो हों, लेकिन जैसे आया अफरीदी, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन का भी नाम लिया गया कि इनमें से एक जज हो सकते हैं। उस सबसे जो अहम नुकात एक तो यही बात कि सीनियर तरीन जज की जगह 3 सीनियर तरीन जजों में से एक, और वो भी प्राइम मिनिस्टर और सदर के बाद मंजूरी के बाद भेजे जाएंगे। और फिर ये जो फैसला करेगी ये 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी में कौमी असम्बली और सेनेट के, अपोजिशन और हुकूमत के एक अरकान होंगे, चीफ जस्टिस और 4 और जज होंगे। उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह कि वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल होंगे। इस तरह बिल आखिर बालादस्ती हुकूमती को होगी कि जो सीनियर जज और अरकान मिलाकर उन्होंने किए ये फ़ैसला करेंगे। मैं आज बिलावल साहब ने तकरीर करी, हमारे उमर अयूब की हुई, इन तमाम तकरीरों की जो गूंज है वो अभी भी सुना जा रही है। और जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो मैं समझता हूँ कि आइन और कानून पर अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं हमारे चौधरी एतजाज़ हसन। तो चौधरी साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिर बल्वी आपको खुशामदीद कहता है। बिलाखिर गालिबन तस्दीक करेंगे मेरे मोहतरम चौधरी एतजाज़ हसन साहब, वज़ीर क़ानून रहे, वज़ीर दाखिला रहे, सब पर बढ़कर ये कि मेरे तो खैर उस्तादों का दर्जा रखते हैं। बड़ा जालिब साहब के हवाले से उस्ताद भाई भी बड़ी तवील जद्दोजहद है, और एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। और ये भी है कि बहरहाल अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। शुक्रिया चौधरी साहब, हमेशा आपसे मिलकर एजुकेट होता हूँ, आगाही मिलती है। मेरे ख्याल में तस्दीक कीजिएगा, शायद इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ हो कि सारी रात कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास चला हो आईनी तरमीम पास करने के लिए। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, एक हमारे पूरा क्रेडिट दिया गया हज़रत मौलाना फजल रहमान को कि उनके सबब पास हो गया। और उन्होंने जब ये कहा कि काले सांप के मैंने सारे दांत तोड़कर उसका जहर निकाल लिया है, तो मैंने कई लोगों ने पूछा कि हज़रत मौलाना ने कौन से काला सांप था जिसके दांत तोड़कर उसका जहर निकाल लिया। आगे बात करूंगा कि सबसे बढ़कर यही कि सीनियर तरीन आदमी चीफ जस्टिस नहीं होगा, और भी बात होगी। जी चौधरी साहब। नहीं, ये वो असल में उस वक्त वो अपनी तकरीर में भी कह रहे थे, मैंने वो सुनी उनकी तकरीर। उनका जो हवाला था वो था उसकी निस्बत आर्टिकल 8 में
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 में जो ये एक तरमीम ला रहे थे जिसके ज़रिए ऐसी मुकदमात या ऐसे इक़दामात या ऐसे पॉलिसियाँ जिनके तहत किसी शख्स को आप गिरफ़्तार करते हैं और उस पर नेशनल सिक्योरिटी का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उस शख्स पे और उस वैसे शख्स को वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ एसोसिएशन, ऑफ मूवमेंट वो नहीं मिले। अब वो आर्टिकल 8 असल में बताता है फंडामेंटल राइट्स की हैसियत, और फंडामेंटल राइट्स की हैसियत जो आर्टिकल 8 बताता है उसके तहत वो कहता है कि ये इनको कोई वायलेट नहीं किया जाता। ये 29 ऐसे हकूक़ हैं जो इंसान की इंसानियत में उसकी हैयत में मौजूद है। अगर इंसान है तो उसको वो राइट है। अब ये ला रहे थे पहला जो ड्राफ्ट आया जिस पे बड़ी बहस भी होती रही और जिस पे चलता रहा कि इसको अफवाज पाकिस्तान को एक कोई स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। अच्छा। मौलाना के साथ जब मीटिंग हुई तो इस शिक पर जो ख़ास ध्यान दिया जाने लगा वो यकीनन मौलाना की उन मीटिंग से उस वक्त तक एक आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले सब मेंबरान को बुला लिया था और लगता था कि आज पेश हो रही है तरमीम। अब जब उस दिन भी ये किसी को ये मसवदा नहीं दिया गया, पर मसवदा जब मिला तो मसवदे में ये एक शिक भी थी कि 2 तबकात ही पैदा हो जाएंगे, 2 किस्म के पाकिस्तानी होंगे, एक पे जिन पे ये कानून लगता है, एक पे कोई कानून ही नहीं लगता, तो उससे गुमशुदगियाँ भी ज़्यादा होंगी और वो एजेंसीज़ का रोल भी बढ़ेगा। उस पर मौलाना ने यकीनन स्टैंड लिया और मैंने उनको मुबारकबाद भी दी है। और दूसरा शख्स जिसने इसमें काम किया है, मेहनत की है और बड़ी डेडिकेशन के साथ, और उसने अपना एक स्टैचर बनाया है इसमें इंडिविजुअल, वो अपने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। और तीसरा जिससे मैं ये क्लींजिंग का जो उस ड्राफ्ट को, अब वो ड्राफ्ट ऐसा था कि एक वक्त में सहाफ़ियों ने पूछा ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर से कि आपके पास ड्राफ्ट है? उसने कहा नहीं। उन्होंने पूछा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर से कि आपके पास ड्राफ्ट होगा हमें दे दें। उसने कहा जी मेरे पास भी नहीं अभी पहुंचा। तो उन्होंने कहा किसके पास पहुंचा? उन्होंने कहा अभी नहीं पहुंचा। वो ऊपर आज़म नज़ीर तारर साहब आ गया तो उनसे पूछा गया कि आपके पास पहुंच गया है? उन्होंने कहा जी मेरे पास तो नहीं पहुंचा अभी। तो ये कहाँ से ड्राफ्ट आया था जिसमें ये भी था और भी बहुत सारी बिद्दतें थी। उनसे निजात दिलाई जिन लोगों ने, उनमें मौलाना फजलुल हक का उनका कलीदी किरदार रहा है। तो मैं कहता हूँ मुजाहिद उनको दाद और तहसीन देनी मौलाना को इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और फिर देखो उसने किरदार जो अदा किया, जो मुझे और अच्छी लगी बात, कि उसने पीटीआई वालों को जिनके साथ उसने मिल के उनके साथ ड्राफ्टिंग करके वो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब और ये अली ज़फ़र और ये सब, उससे मुलाकातें हो रही हैं, सलमान राजा। अब उन सब मुलाकातों में ये चीज़ निकाली गई, मैं समझता हूँ सभी पार्लियामेंटेरियंस को फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। और वो जो उसमें उसको निकाला गया वो एक बहुत बड़ा
काम था। शहीद साहब, लेकिन जो अहम मुझे लगा, जो एक मसला, और वो इसलिए अहम है कि कादी फ़ायद ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब को आईनी वो जो पुराना जजेस केस था उसके तहत आना था। अब ये जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी है उसमें डोमिनेट तो गवर्नमेंट करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से एक एक अपोजिशन के होंगे, 2 हुए, वजीर कानून बैठेंगे, अटॉर्नी जनरल बैठेंगे, चीफ जस्टिस बैठेंगे, 4 सीनियर जज होंगे। ये मिलकर बहरहाल डोमिनेट गवर्नमेंट ही करेगी और वो तय करेगी कि चीफ जस्टिस कौन होगा, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी और सदर को भेजेगी। तो वो जो आपको सज्जाद अली शाह साहब वाला जो पीपल्स पार्टी के दौर में बाईपास करके चीफ जस्टिस बनाया गया था और जजेस केस में फैसला हो चुका था कि सीनियर मोस्ट होगा, आप इसको अहमियत नहीं देते कि इसको बाईपास किया गया? मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी इस गेम में पीछे तो हाथ होगा उनका कुछ, पर जो स्टेज पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी नहीं आया। अब क्योंकि ही इज सपोज टू बी न्यूट्रल, उनकी तो पार्टी कोई नहीं है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सबका साझा। पर मैं आई डोंट पुट इट पास्ट हिम कि वो इस स्कीम में भी मंसूर अली शाह को अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए नॉमिनेट करवाए। और मुझे तो ये तवक्को है, पर नहीं होगा तो ये चीज़ आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये हम वकला की एक दो दीरीना मुतालबात थे हमारे। एक हमारा मुतालबा था कि आर्टिकल 184 क्लॉज 3 की जुरिस्डिक्शन जो है, जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन कहलाती है, आज खुद नोटिस लेने वाला, ये काम सुप्रीम कोर्ट ना करे। अव्वल तो इतना इंट्रूसिव ना हो दूसरे महकमों में और दूसरे अफराद को के बारे में। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट चला गया था, वो 2 बोतलें शराब वाली और अस्पतालों पे छापे मारे जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब चलते जा रहे हैं, वो कभी किसी बाजार में चले गए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसने सारे पाकिस्तान को देखना, इतने थे बाजार में फिर के और वो अपना ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह तो वो जो चीज़ है वो लेकिन एक लिहाज से वो तो बात दोस्त है, लेकिन सीनियर मोस्ट का ना होना बदयानती नहीं है। आप लोग जब ये तय कर चुके थे, नहीं मेरी बात सुन, नहीं हम इसके हक में, हम पीपल्स पार्टी वाले इसके हक में कभी नहीं रहे, क्योंकि हम जानते थे कि सीनियर मोस्ट को लाने में भी कितनी कबाहत है। आप सीनियर मोस्ट को लाते हैं तो वो निकलता है जवाद ख्वाजा, वो निकलता है ये ओसा या कोई भी और नासिर साकिब निसार, वो निकल अजय जब जो सीनियर मोस्ट दुल्ला साहब थे हमारे, तो जवानी के वो कुछ सुनते ही नहीं थे बात किसी की, वकील की। जिस तरह ये कादी साहब सुनता ही नहीं है, ये सीनियर मोस्ट होके आया और इसको में बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। आपने देखा है, अब तो दुनिया ने देख लिया, शुक्र है, सुनने की कोई बात। अब ये चीफ जस्टिस ऐसे बैठे हो जो उन्होंने अब फौरन करके, वो भी उसी टाइम लाइन पे चला है कि 25 तारीख से पहले मैंने ये भी साफ़ कर देना, वो भी साफ़ कर देना। 25 तारीख से पहले मैंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा ही ख़त्म कर देना कि इनके मानी कोई नहीं। भाई फॉर्म 45 पे बुनियाद है सारी इलेक्शन की। हर पोलिंग स्टेशन में किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े वो एक लाइन में आते हैं कि हर कैंडिडेट का नाम जो है वो इस तरह जाता है। अब जो आपने कैंडिडेट नंबर 7 के वोट देखने के इसको 129 पोलिंग स्टेशन पे कितने मिले, तो आप यूं करें और आप वो उसको बता सकते हैं। अब उनका कुल जो है वो उसमें जाना चाहिए फॉर्म 47 में। अब फॉर्म 45 आप फाड़ दें, आप उसमें ओवर राइटिंग करें, आप जो कुछ करें,
ये आपको एक आज़ादी है, आज़ादी है। और ये लेकिन इलेक्शन के चौधरी साहब, बाद अगर आप इलेक्शन- अदलिया से ये भी तो इख्तियार ले रहे हैं कि अदलिया को किसी आईनी मसले पर हुक्म का इख्तियार नहीं होगा। आपकी ये पार्लियामेंट जो है, आपको खुद है कि फॉर्म 47 की पैदावार है, ये कोई जेन्युइन पार्लियामेंट तो नहीं है। आपको भी इल्म है कि इसमें यास्मीन राशिद को बैठना था, मियाँ साहब बैठे हैं, वह फला खातून को बैठना था, डार वो आसिफ ख्वाजा आसिफ बैठे हैं। इनमें से मैं नाम लेता चला जाऊं, सबको इल्म है कि इस पार्लियामेंट में कितने फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। तो हम किस पार्लियामेंट को ये बालादस्त कैसे मान लें? इनकी कहीं भी पार्लियामानी कमेटी के हम जज कैसे मान लें? तो साहब ये भी बात तो है ना। नहीं, अब आप बात सुने, इसमें देखें ना कि अब ये भी मैं समझता हूँ ज़रा पार्लियामेंट ने इंतहा कर दिया। एक मसला ये जो है ना पार्लियामेंट का और जुडिशरी का, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बरतानिया में भी है, अमेरिका में भी है, वो उसमें भी है, भारत में भी है, मलेशिया में भी है। ये है, ये चलता, ये इसका लॉजिक ये है। इसको कहते हैं चिकन एंड एग। अब आप बताएं, हम बहस कर रहे हैं आप और मैं, और मेरा मौक़िफ़ है कि अंडा पहले आता है, उसमें से मुर्गी पैदा होती है। आप कहते हैं नहीं, मुर्गी पैदा आती है, वो अंडा पैदा करती है, फिर बच्चा निकलता है। अब व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग? अब यहाँ पार्लियामेंट कहती है, ये अमेरिका में भी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, FDR ने, उसने कहा मैं सारा अदालत पैक कर दूंगा, मैं आप से तंग आया हूँ। और उसने कोशिश भी की, पर द जजेस स्टेडीली वेंट ऑन, और वो बात माननी पड़ती है जो सुप्रीम कोर्ट करता है। आप देखें 4 against 5, 4 डेमोक्रेट्स और 5 रिपब्लिकन जजेस, जो अमेरिका में उसको जॉर्ज W को उन्होंने बना दिया प्रेसिडेंट, वरना गोर के ज़्यादा वोट थे। तो ये चीज़ ये होती है, ये हर जगह है। इसमें मैं इतना सीरियस नहीं हो लेता इसको, ये रहेगी। मुकन्नना क्या आएगी, मैं कानून बनाती हूँ। आप कौन होते हो जज साहब? जज साहब कहते हैं कानून वो होगा जो मैं बताऊंगा। कमीशन को तो अब आपका इलेक्शन कमीशन को पकड़ नहीं रही है पार्लियामेंट, वो तो कहता है मैं सुन लूंगा ही नहीं किसी का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इनसे भी बालातर हो गया है, वो तो मैं कहता है मैं सदर के पास भी नहीं जाऊंगा, वो तो मैं आपका वो आर्टिकल 63A भी नहीं मानूंगा, वो तो डिक्लेयर हो गया। अब तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसकी पुष्पनाई से है? आपकी इत्तेहादी हुकूमत की पुष्पनाई से ये कर रहा है ना सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चौधरी साहब। देखो मुजाहिद, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बड़ा सीनियर अफसर है, इसके बारे में तो मुझे यकीन है इसने जेल में जाना ही जाना, इसको कैद होनी होनी। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, इसने जिस किस्म की वारदातें की, ये फॉर्म 45 की, ये तो चाहेगा कि सारी को जला के जाए, और फरवरी तक इसने प्रिजर्व करनी है, क्योंकि कानून कहता है 1 साल इसने सब कुछ प्रिजर्व करना। जिस दिन 1 साल गुजरना है, इसने फॉर्म 45 तो सब जला देने। खुद गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे अपलोड की वो फॉर्म्स 45, खुद की। वो लोगों ने देखना शुरू किया, लोगों की तो आंखें फट गई, कोई ये क्या है, ये मियां नवाज शरीफ का ही फॉर्म 45 है। हर 3 को 8 बनाया हुआ है, 16 को 616 कर दिया है ये, और स्याही मुख्तलिफ है, हैंड राइटिंग मुख्तलिफ है, ये क्या। और उसी तरह यास्मीन राशिद को 1.25 लाख से 13,000 पे ले गए, और नवाज शरीफ को 15,000 से 1.25 लाख पे ले गए। तो ये उसका सबसे बड़ा क्रिमिनल। चौधरी साहब, मेरी गुफ्तगू एक ऐसे मरहले पर आ गई है,
कि मैं अभी जो एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूं, फिर ज़रा मैं बुनियादी सवाल उठाऊंगा, क्योंकि क्या है कि हाई कोर्ट में 10 साल वकालत ज़रूरी थी, अदालत में करनी थी, अब ये कहा गया है कि हम सिविल सर्विस से भी लेंगे, और भी कुछ सवाल उठाएंगे। आपको इल्म है कि चौधरी साहब अथॉरिटी हैं। चौधरी साहब कह रहे थे पहले अंडा तुम कहोगे या मुर्गी, जो चौधरी साहब कहेंगे वो दुरुस्त होगा। मैंने कहा ना कि मैं एक तालिब इल्म की ऐसे इनसे कहाँ आर्गू कर सकता हूँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मेरे मेहमान मोहतरम चौधरी साहब हैं। मेरा तो एक बड़ा न्याज़मंदी का रिश्ता रहा है, उस्तादाना रिश्ता रहा है। जब कोई सवाल है तालिब इल्म की वजह से सोचता हूँ अथॉरिटी है का दर्जा रखते हैं। चौधरी साहब अगर ये कह दें कि पहले अंडा पहले मुर्गी, आइन के हवाले जो कहेंगे मैं दोनों बातें मान लूँगा, इसमें मैं अपना कहाँ मौक़िफ़ रखूँगा। एक तो चौधरी साहब ब्रेक के बाद आता हूँ तो मैं जब एक ये तो है ना कि मैं आपकी बात नहीं करता, नून लीग का शरीफों का कोई रिकॉर्ड अदलिया के हवाले से कोई बहुत मिसाली तो नहीं रहा, मिसाली नहीं बल्कि जो कुछ है वो भी आपको सामने है। किस तरह एक जज को जस्टिस कयूम बड़े काबिल एहतराम फ़ोन करके कहा जाता था, वो भी खालिद अनवर जैसे पाए के वकील से, वो ये सज़ा क्यों नहीं देते, तुसी सज़ा नहीं करते, वो टेप वगैरह आ गया, आप सब पता है। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट पर हमला, आपके आज जो चीफ तो हिसाब से मैं सवाल कर रहा था, लेकिन कहीं राब्ता जो है मुनक़ते हो गया है। मैं चौधरी साहब को जैसे मैं कह रहा था ना कि आइन और कानून पर एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। जब वो अंडे और मुर्गी की बात कर रहे थे तो मैंने कहा आइन और कानून के हवाले से चौधरी साहब जो भी बात करेंगे वही दुरुस्त होगी। और मेरे जो तालिबान सवाल है उसमें चौधरी साहब ने 2-3 बातें जो बहुत अहम कही हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जो जिसे आप सीनियर मोस्ट जज कहते हैं, और उन्होंने साकिब निसार का नाम लिया, उन्होंने काजी फारिद ईसा साहब का लिया। उनका कहना था काजी फारिद ईसा तो साहब किसी की सुनते ही नहीं हैं। चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब मैं शुक्रिया, बीच में लाइन मुनक़ते हो गई थी। मेरा कहना था कि बहरहाल नून लीग का शरीफों का अदलिया के हवाले से कोई रिकॉर्ड आपके सामने है। इन्होंने जस्टिस कयूम के ज़रिए जरदारी साहब को किस तरह सज़ाएँ दिलाई, बड़ी जल्दी कहते थे करते थे, बड़े पाए के आपके जज थे, उनके बड़े फैमिली को भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला तक करा खूब, और बाद में ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर बने हुए, याद है पंजाब हाउस में कहा जी पराठा कीमा खा के जाना। फिर तारर का ब्रीफ केसेस भी आपको सबको याद होगा। फिर आते ही जो नैप केसेस सबसे पहले ही अपने ख़त्म कराते हैं, इनके लिए ख़ास तौर पर एयरपोर्ट पर अदालत लग जाती है। तो चौधरी साहब माज़रत के साथ पीपल्स पार्टी की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इनका रिकॉर्ड इसीलिए हमें शक है कि ये जो तब्दीलियाँ लेके आए हैं इनके मकासद कुछ और थे बल्कि हैं अभी तक। चौधरी साहब हाँ बेशक हो सकते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो इस सोच का था कि हमारी पार्टी को उनके साथ इत्तेहादी किसी सूरत बनना ही नहीं चाहिए और उसका बहुत नुकसान होगा हमें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ें हम अपनी इस वक्त गलतियां कर रहे हैं ना, और जानते बूझते खुली आंखों से वो हमारे सामने सब वो आएंगे। जितने कानूनी फंदे हम यहाँ छोड़ के जाना चाहेंगे, वो ही फंदे आगे हमारे पैरों को उन्होंने जकड़। ये कुदरत का भी कुछ कानून है, और पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही होता है। पाकिस्तान में आप एहसान करते हैं एक जर्नैल को, और वो अयूब खान वो गिरफ्तार कर लेता है सिकंदर मिर्ज़ा को, जो अपना सदर है। याह्या खान अयूब खान से इक़्तिदार छीन लेता है जिसने उसको लगाया होता है। ज़ियाउल हक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी तक पहुंचा देता है, कोई एहसान नहीं समझता कि उन्होंने उसको लगाया था। सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस वो सारी साजिश करता है बीबी शहीद की गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसके बाद फारूक लगारी लगाया बीबी शहीद ने, और वो ही उसको डिसमिस करके जाता है।
नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ को लगाता है और परवेज़ मुशर्रफ ही नवाज शरीफ के सारे ख़ानदान को 12 अक्टूबर 2000 वो गिरफ़्तार कर लेते हैं। और ये बाजवा साहब जो कमर जावेद बाजवा है, इनको भी लगाया अपनी स्वाबदीद के तहत नवाज शरीफ ने, लेकिन ये उसी को गिरफ़्तार करते हैं और उसकी सारी फैमिली को। यहाँ तो बड़ी मोहसिन कुशी की एक नज़ीर है, बड़ी लंबी नज़ीर है। जब ये कैसे कहा जा रहा था कि अगर मंसूर अली शाह आएंगे तो इस हुकूमत को फारिग कर देंगे, उसका सबब बताते हैं कि फॉर्म 47 खोलते, वो 63A यानी मुनहरिफ अरकान, आप जो 38 अरकान अगर आज वो होते तो आप पास नहीं कर सकते थे ना। 38 अरकान को आप ही ने साहब कहा था कि अगर लोग कहें कि मैं सोशलिस्ट पार्टी में हूं तो सोशलिस्ट पार्टी में मानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं मैं तहरीक इंसाफ में हूं, आप मान नहीं रहे। आपने उनको और जो तरीके अरकान असम्बली को पार्लियामेंट में आने से रोक रहे थे वो भी आपको इल्म है चौधरी साहब। तो मैं ये कोई फेयर गेम तो नहीं हुआ है चौधरी साहब, सॉरी टू से, मैं बहुत ही गार्डेड वर्ड में कह रहा हूं। नहीं, इतनी धांधली तो किसी इलेक्शन में हुई नहीं जितनी इसमें हुई है। और इसका भी किसी एक प्रोग्राम में आप सिर्फ ये जो इलेक्शंस का फ्यूचर है इस मुल्क में, उसको सब मेरे गुजारिशात सुन लीजिएगा। तरमीम भी फेयर पास नहीं हुई है चौधरी साहब, काले दांत तो निकल गए लेकिन ये फेयर तरमीम पास नहीं हुई है। ये जो लोग नहीं आए आ रहे हैं सामने, वो लोग कि जिन्हें पार्लियामेंट में नहीं आने दिया गया। यकीनन आएंगे, यकीनन आएंगे। नहीं, अगर मैं आपसे इस तरह कंक्लूड करना चाहता हूं कि सॉरी टू से सिर्फ मकसद, या आपका दुरुस्त कहना है कि सीनियर मोस्ट जज कोई उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने ये भी सही कहा कि जो इब्तदाई मुसव्विदा था वो भी गलत था, लेकिन अब जो है वो आप पार्लियामान के ज़रिए, और वो अगर पार्लियामान वाकई जेन्युइन होती, जो इसके अरकान होते, खुद फॉर्म 47 की पार्लियामान से हम कैसे समझ लें कि वो दुरुस्त हैं और आपकी जुडिशरी सब गलत है। और फिर दूसरी बात, आपके क्या वजह है कि तमाम आपकी बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट सब खिलाफ हैं इसके चौधरी साहब? जी ठीक, मुझे ज़रा इख्तिसार चाहिए था इस गुफ्तगू में, लेकिन वो आपके सवाल नहीं ख़त्म हो रहे। चले आप कहिए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा मुजाहिद, नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपको याद होगा चौधरी साहब, मैंने आपको प्रेस क्लब में उस वक्त बुलाया था जब दोरा पटेल वगैरह को फारिग किया गया था, वो जो उस वक्त जो PCO आ रहा था। हाँ, 41 साल तो हो गए होंगे उस वक्त, सब या मुख्तियार भी थे और दोरा पटेल भी थे और तमाम जजेज भी थे और आपकी की नोट एड्रेस था। मुझे तो लग रहा है कहीं ये PCO साबित ना हो जाए जो आप इस वक्त ला रहे हैं 26वीं तरमीम। इसमें अगर इस पे ट्रांसपेरेंटली और फेयरली काम ना किया गवर्नमेंट ने, अगर मिसाल के तौर पे वो मंसूर अली शाह को ले आते हैं तो एक सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अगर वो याया अफरीदी को लाते हैं, अब ये मुझे मालूम नहीं रहा याया अफरीदी एग्री करेंगे कि नहीं, उनसे शायद उनको ये भी खदशा है कि वो डिसएग्री कर दें। अगर वो डिसएग्री कर दें तो वो अमीनुद्दीन साहब चौथे नंबर पे उनके बैठे हैं, वो कहते हैं नेक्स्ट चले जाएंगे। बट अफरीदी शुड डू हिज टेन्योर, और चीफ जस्टिस कोई स्ट्रॉन्ग ही चाहिए एंड हिज डिसेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। पर ये अब उनका और अपने सेल्फ एक कॉन्वर्सेशन उन्हें करनी पड़ेगी। और फिर मामला ये है कि अदालत के गवर्नमेंट के साथ कैसे सलूक रहते हैं। अदालत टेंशन में तो आएगी इस पे, क्योंकि इसमें ऐसे मामले यही जो कि कोलिजियम सिलेक्ट करेगा, और ये कि 184(3) की डिस्क्रेशन भी स्ट्रक्चर हो गई है। अच्छी बातें भी हैं इसमें। ऐसा कुछ गुस्ताखी हुई तो माजरत, क्योंकि आपके हमारा ताल्लुक ये जो स्क्रीनों वाला तो नहीं है तो नहीं ओह
श्योर यार, श्योर, शुक्रिया, प्यार है। शुक्रिया, शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी रतन साहब, मुझे कोई हर्ज नहीं है जब मैंने कहा कि मेरा उनसे जो ताल्लुक़ और रिश्ता और जो हम लोग रवायती लोग हैं अहमियत भी देते हैं, और मैंने कहा ना कि चौधरी साहब कहना एक अथॉरिटी का दर्जा रखता है आइन और कानून के हवाले से। चौधरी साहब ऐसी लाइटर में मैं कह दिया था कि जान छुड़ाने का मतलब ये है कि हाँ मेरे कुछ सवाल ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैंने कहा मौका मिला तो इस अहम मौके पर चौधरी साहब से तफसीली गुफ्तगू की जाए, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में जो कुछ कहा वो आपके सामने आ गया है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।